सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्स एंड सोल्जर्स के बारे में। ये कहानी है 1944 के वक्त की, जब जर्मन सोल्जर्स ने बहुत सारे अमेरिकी सोल्जर्स को कैदी बनाया था और जितने भी वार के कैदी थे एक वक्त के बाद वो उन सबको मारने लगे। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे भी कैदी थे जो इनके कत्लेआम से बच गए और तब उनकी जिंदगी और भी ज्यादा बद से बदतर होने लगी। कहानी की शुरुआत होती है और हम बहुत सारे अमेरिकी सेना को देखते हैं और वो अभी बर्फीले जगहों पे आए हुए होते हैं और उनका मानना है कि उनके सारे जवानों को यहीं पे मार करके फेंका गया है। इसीलिए वो अपने सारे सेना के लोगों को ढूंढने लगते हैं और बहुत देर के बाद उन्हें एक रेडियो की फ्रीक्वेंसी मिलती है और वो समझ जाते हैं कि इन्हीं बर्फ के नीचे वो सारे के सारे लोग जमे हुए हैं। फिर वो लोग बर्फ को खोदना शुरू करते हैं और थोड़ी देर के बाद वो आर्मी के सारे लोगों को निकालने लगते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि इन सबको जर्मन्स ने मार दिया था और यहाँ पे इन्हें अपने 70 आर्मी की लाशें मिलती हैं और वो उन्हें एक एक करके बाहर निकालने लगते हैं और सबको बर्फ पे लिटा देते हैं। उसके बाद उनके बैचेस निकालने लगते हैं ताकि इनके घर वालों को खबर किया जा सके। और अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमें 3 सप्ताह पहले का वक्त देखने को मिलता है और ये जगह है बेल्जियम और यहीं पे सारे अमेरिकी सेना वाले लोग होते हैं जहाँ की एक सेना को जर्मन सिपाहियों ने गोली मार दी है और इन सारे जर्मन्स ने अभी इन लोगों को कैदी बना करके रखा है। तभी यहाँ पे स्टीवन नाम का हम एक आदमी को देखते हैं जो अमेरिकी सेना के मेडिकल का हेड है। इसीलिए वो उस आदमी को दवाइयाँ दे रहा होता है जिस आदमी को अभी गोली लगी है और वो उसे कहता है कि चिल्लाओ मत, क्योंकि अगर तुम ज्यादा चिल्लाओगे तो जर्मन सेना इससे भड़क सकते हैं और वो तुम्हें कहीं गोली भी मार सकते हैं, इसीलिए तुम चुप रहो, मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। और वो ऐसे ही इसका इलाज करने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद पूरी जर्मन सेना यहाँ पे आ जाती है और वो सारी अमेरिकी सेना को लाइन में खड़ा कर देते हैं और उसके बाद उनके पॉकेट्स को चेक करने लगते हैं कि कहीं इनके पास कुछ काम का तो नहीं और वो एक एक करके सबकी जेबों को चेक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हम डीकन नाम के एक आदमी को देखते हैं और ये भी अमेरिकी सेना में है और जब ये लोग इसकी तलाशी लेते हैं तब इसके पास एक बाइबल मिलता है और इस बाइबल के अंदर एक तस्वीर भी होती है और अब ये लोग इस बाइबल को छीन रहे होते हैं। तब डीकन इनसे जर्मन में बातें करने लगता है और वो बताता है कि ये बाइबल उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और ये तस्वीर भी, और वो जर्मन सिपाही भी इस बात को समझ जाता है, इसीलिए वो डीकन को उसकी चीजें वापस कर देता है। तभी हम यहाँ पे एक और अमेरिकी सिपाही को देखते हैं जो मौत के डर से बिल्कुल टूट चुका है, इसीलिए वो फूट फूट के रो रहा है और उसे लगता है कि अब ये लोग उसे मारने वाले हैं, इसीलिए वो यहाँ से भागने लगता है। तब जर्मन सिपाही उसे रुकने के लिए कहते हैं लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है, इसीलिए वो रुकता नहीं है बल्कि भागता रहता है। तब जर्मन सिपाही उसे गोली मार देते हैं और इस चीज को देखने के बाद यहाँ पे चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और देखते ही देखते जर्मन सिपाही यहाँ पे कत्लेआम मचा देते हैं और वो सब पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और एक एक करके अमेरिकी सिपाही मरने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जंगल में भाग जाते हैं और जर्मन सिपाही भी उनके पीछे भागने लगते हैं उन्हें मारने के लिए। तभी हम स्टीवन को देखते हैं जो एक और सिपाही के साथ नीचे छुपा हुआ होता है। तभी उन्हें एक जर्मन सिपाही देख लेता है और वो उन दोनों को खड़ा होने के लिए कहता है। तब स्टीवन का साथी खड़ा होता है और वो सिपाही उसे गोली मार देता है और अब वो स्टीवन को मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे डीकन आ जाता है और वो सिपाही से बंदूक छीन लेता है और उसके बाद उस पर बंदूक तान देता है। तब जर्मन सिपाही अपने हाथ खड़े कर लेता है और कहता है कि मुझे गोली मत मारो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। और इतना कहने के बाद वो भागने लगता है। तभी यहाँ पे स्टीवन आ जाता है और कहता है कि उसे गोली मारो, लेकिन डीकन उस पर गोली नहीं चलाता। तब स्टीवन उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जब उसके हाथ में बंदूक थी और तुम उसके सामने होते तब वो एक बार भी नहीं कतराता तुम्हें गोली मारने में। और अब देखते ही देखते वो जर्मन सिपाही भाग जाता है। तभी हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पे अभी कत्लेआम हुआ था और सारे जर्मन सिपाही यहाँ के सारे लोगों को चेक कर रहे हैं और वो एक एक अमेरिकी को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं क्योंकि वो सब नीचे गिरे हुए हैं। फिर भी वो दोबारा चेक कर रहे हैं कि किसी की सांसें तो नहीं चल रही और जिसकी भी सांसें चल रही होती है ये लोग उसे मार देते हैं। और इन सबको मारने के बाद वो अमेरिकी सेना का गैस चुराते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम यहाँ पे केंड्रिक नाम के एक अमेरिकी सिपाही को देखते हैं जो एक डेड बॉडी के नीचे छुपा हुआ था और वो अभी भी जिंदा है। तभी दूसरी तरफ डीकन और स्टीवन यहाँ से भाग रहे होते हैं और जब ये दोनों भाग करके थोड़ी दूरी पे जाते हैं तभी इन्हें गॉर्डन नाम का एक और सिपाही मिलता है और ये भी एक अमेरिकी सिपाही है, इसीलिए वो भी इनके साथ मिल जाता है और ये लोग छुप जाते हैं। तभी ये लोग एक और सिपाही को भागता हुआ देखते हैं और ये पहचान जाते हैं कि ये एक अमेरिकी सिपाही है और ये केंड्रिक्स होता है, इसीलिए अब केंड्रिक्स भी आकर के इनके साथ मिल जाता है और केंड्रिक्स यहाँ पे घायल होता है, इसीलिए स्टीवन उसका उपचार करने लगता है। तब ये लोग आपस में बात करने लगते हैं कि हमें किसी सेफ जगह पे जाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जर्मन सेना फिर से आएगी और इस बार हमारा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, इसीलिए हमें यहाँ से सुरक्षित जगह पे जाना है। इसीलिए अब डीकन इनकी टीम को लीड करने लगता है क्योंकि डीकन के पास बंदूक है। फिर ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ये देखते हैं कि यहाँ पे एक एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ है। तब गॉर्डन डीकन से कहता है कि तुम्हारे पास बंदूक है, इसलिए तुम आगे जाकर के नजर रखो, तब तक हम यहाँ से जरूरी चीजें ले रहे हैं। और अब डीकन यहाँ से चला जाता है और ये लोग सारी जरूरी चीजें निकालने लगते हैं जैसे कि दवाइयाँ और खाना, और डीकन तब तक बाहर ही होता है। इसी बीच केंड्रिक गॉर्डन से पूछता है कि डीकन बहुत ही अजीब आदमी लगता है और उसे देख करके ऐसा लगता है कि उसे कोई मानसिक बीमारी है। तब गॉर्डन कहता है कि ऐसी स्थिति में कोई भी बीमार हो सकता है और जहाँ से हम लोग बच करके आ रहे हैं उस चीज को झेलना सबके बस की बात नहीं
नहीं है। तभी स्टीवन कहता है कि डीकन सच में पागल आदमी है और हम उस पर कभी भी विश्वास नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके हाथ में बंदूक है। तब गॉर्डन कहता है कि उसके हाथ में अगर बंदूक है तो उसने उस चीज को कमाया है और उसने जर्मन सिपाही से उस बंदूक को छीना था, ना कि हम लोगों में से किसी ने। इसीलिए वो बंदूक उसकी है और उसे पता है कि उसे अपने बंदूक के साथ क्या करना है। और अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी यहाँ पे डीकन वापस आ जाता है और एक बार फिर से इनकी टीम को लीड करने लगता है और इन्हें लेकर के जाता है एक वीरान जगह पे और सारे लोग यहाँ पे विश्राम करने लगते हैं। लेकिन अब सबको एक एक करके पहरा देना है। तब डीकन कहता है कि पहले मैं पहरा देने जाता हूँ और इतना कहने के बाद वो बंदूक लेकर के ऊपर चला जाता है। लेकिन जब वो ऊपर बैठा होता है तभी वो पेड़ के पास एक महिला को देखता है जिसके पास एक बच्चा भी होता है और उसे देखने के बाद वो अपनी बंदूक निकाल लेता है। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तब उसे वहाँ पे कोई भी महिला नजर नहीं आती और डीकन समझ जाता है कि ये उसके मन का वहम है। तभी हम बाकी लोगों को देखते हैं और स्टीवन यहाँ पे गॉर्डन से पूछता है कि तुम डीकन के इतने नजदीक क्यों? तब वो कहता है कि मैं उसके नजदीक नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कितना अच्छा आदमी है। तुम लोगों को पता है कि उसका नाम डीकन कैसे पड़ा? वो ना ही शराब पीता है, ना ही सिगरेट पीता है और वो दिन भर ईश्वर से प्रार्थना करते रहता है। इसीलिए हम लोगों ने उसका नाम डीकन रखा था। तभी हम डीकन को देखते हैं और डीकन बाइबल निकालता है और अपनी प्रेमिका की तस्वीर को देखने लगता है। तभी वो इसी तरफ एक जीप को आते हुए देखता है जिसमें जर्मन सेना होती है। इसलिए वो भागता हुआ नीचे आता है और सबको कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि जीप से जर्मन सेना इधर ही आ रही है। तभी लोग कहते हैं कि इस वक्त हम कहीं भाग कर भी नहीं जा सकते क्योंकि अगर हम भागेंगे तब हम बाहर बर्फ में जम जाएंगे और अगर जर्मन सेना ने हमें पकड़ लिया तब वो ऐसे ही हमें मौत के घाट उतार देंगे। और अभी इनकी बातें चल ही रही होती है, तभी इन्हें पता लगता है कि ये लोग जहाँ पे खड़े हैं उसके नीचे भी एक कमरा है। इसीलिए ये लोग यहाँ की मिट्टी को साफ करने लगते हैं और इन्हें पता लगता है कि नीचे एक तहखाना है। इसीलिए लोग तहखाने के दरवाजे को खोलते हैं और चारों नीचे जाकर के छुप जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जर्मन सेना आती है और उन्हें लगता है कि ये पूरा का पूरा घर खाली है। इसलिए वो सब लोग आकर के यहाँ पे विश्राम करने लगते हैं और उन्हें इस बात की भनक भी नहीं होती है कि उनके नीचे ही 4 अमेरिकी सिपाही छुपे हुए हैं। लेकिन अब थोड़ी देर के बाद जर्मन सिपाहियों का रेडियो बजता है और उन्हें एक इमरजेंसी की खबर मिलती है और वो लोग झटपट यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद अब गॉर्डन डीकन से पूछता है कि उनके रेडियो पे क्या खबर आई थी। तुम तो उस चीज को समझ गए होगे क्योंकि तुम्हें जर्मन आती है। तब वो बताता है कि पास के नदी के पास किसी प्लेन का क्रैश हुआ है और वो अमेरिकी प्लेन था। इसीलिए सारे लोग गए हैं नदी के पास। और इस बात को सुनने के बाद अब ये लोग भी बाहर निकलते हैं। तभी थोड़ी दूरी पे ये लोग देखते हैं कि एक आदमी पेड़ से लटका हुआ है और उसका पैरासूट उसमें फंस चुका है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि इस आदमी का नाम है विल्ली और ये रॉयल एयरफोर्स का पायलट है। और विल्ली यहाँ पे 4 अमेरिकी सेना को देखता है और ये चारों विल्ली को देखते ही समझ जाते हैं कि ये ब्रिटिश एयरफोर्स का है। इसीलिए अब इनका साथी विल्ली को नीचे उतारता है। लेकिन विल्ली इनके ही साथी पे चाकू तान देता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं कि तुम लोग अमेरिकी सिपाही हो, तुम लोग जर्मन सिपाही भी हो सकते हो। तब ये लोग अपना प्रमाण देते हैं और इस चीज को देखने के बाद विल्ली समझ जाता है कि ये लोग अमेरिकी हैं। इसीलिए अब विल्ली भी इनके साथ आने लगता है और ये लोग फिर से आ जाते हैं ठिकाने पे। और विल्ली यहाँ पे बताता है कि उसके पास कुछ खास जानकारियां हैं जिन्हें जल्दी से जल्दी उसे लेकर के जाना पड़ेगा पास के कमांड सेंटर पे, तभी वो इन जानकारियों को पहुंचा सकेगा। और इतना कहने के बाद वो बताता है कि हम लोग जर्मन की जासूसी कर रहे थे क्योंकि हमें एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के बारे में पता लगा था और हमारे पास उसकी बहुत सारी तस्वीरें हैं। लेकिन जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे तभी जर्मन सेना ने हम पे हमला कर दिया और हमारा प्लेन क्रैश हो गया और हमारा प्लेन गिरा है नदी के पास जो यहाँ से 32 किलोमीटर की दूरी पे है। इसलिए जर्मन सेना से पहले मुझे वहाँ तक पहुँचना है। और इस बात को सुनने के बाद गॉर्डन कहता है कि मुझे पता है कि तुम वहाँ तक कैसे जा सकते हो और हम एक शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमें 32 किलोमीटर का रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। और विल्ली भी इस बात के लिए मान जाता है। इसीलिए अब ये पांचों एक साथ निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग आगे जाते हैं डीकन को फिर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई पड़ने लगती हैं। इसीलिए वो चौंक जाता है। तब स्टीवन इन चीजों को देख लेता है और कहता है कि तुमने जर्मन बोलना कहाँ से सीखा? तब वो बताता है कि वो बहुत दिनों तक बर्लिन में था और उसने वहीं पे इन सारी चीजों को सीखा। तभी स्टीवन जाता है गॉर्डन के पास और कहता है कि डीकन कितने दिनों से नहीं सोया है। तब वो कहता है कि उसे 3-4 दिन हो गए और तब से वो नहीं सोया है और मैं भी। तब स्टीवन बताता है कि इससे उसके दिमाग पे बहुत ही बुरा असर हो रहा है और वो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। इसीलिए अब तुम लोगों को थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और इस बात को सुनने के बाद सारे लोग आराम करने लगते हैं और डीकन भी यहाँ पे बाइबल पढ़ रहा होता है। लेकिन बाइबल पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग जाती है। तभी उसे एक भयानक सपना आता है और वो डर के उठ जाता है और स्टीवन इन सारी चीजों को देख रहा होता है। लेकिन वो सब लोग फिर से आराम करने लगते हैं। लेकिन अभी पहरा देने की बारी है गॉर्डन की, इसीलिए वो यहाँ पे पहरा दे रहा होता है। तभी वो कुछ नाजिज को यहाँ से जाते हुए देखता है और वो चौकन्ना हो जाता है। लेकिन वो नाजिज इन्हें नहीं देखते और चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। तब गॉर्डन और डीकन दोनों कॉफी पीते हैं और इससे उनका मूड हल्का होता है। फिर ये अपने बारे में बातें करने लगते हैं और डीकन बताता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और जिस दिन गॉर्डन का जन्मदिन है उसी दिन उनके बच्चे का जन्म होने वाला है। और अब ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और जैसे जैसे ये लोग आगे जाते हैं सब लोगों की दोस्ती बढ़ने लगती है और विल्ली भी इनके साथ घुलने मिलने लगता है। इसीलिए ये लोग अपने बहुत सारे सीक्रेट यहाँ पे शेयर करते हैं और ये लोग बीच बीच में रुक करके इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि ये सही रास्ते पे हैं या नहीं। और फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद डीकन को यहाँ पे खतरा महसूस होता है। इसीलिए सारे लोगों को छुपने के लिए कहता है और खुद आगे निकल जाता है और बंदूक लेकर के सभी जगहों पे देखने लगता है। इसीलिए अब डीकन डर जाता है और उसे बहुत सारे लोग नजर आते हैं और उसे वही औरत और बच्चे नजर आते हैं जो उसे पहले नजर आए थे। इसीलिए अब डीकन को यहाँ पे पैनिक अटैक्स आने लगते
जाते हैं और वो चिल्लाने लगता है और वो फूट फूट के रोने लगता है। तब उसके बाकी साथी उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीकन कहता है कि मैं किसी को नहीं मारना चाहता, और सारे लोग उसे ऐसे ही संभालते रहते हैं। फिर केंड्रिक्स उसे बंदूक लेता है और वो पहरा देने चला जाता है। लेकिन अब डीकन यहाँ पे विल्ली को बहुत ही जोर से पकड़ता है, जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हो। तभी स्टीवन जाता है गॉर्डन के पास और कहता है कि मुझे अभी के अभी बताओ कि उसकी क्या समस्या है और आखिर वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तब गॉर्डन उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि कुछ सप्ताह पहले हम पेट्रोलिंग में निकले थे और फिर हमें एक नाजी दिखा जो हम पे अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। तब हमने डीकन को उसके घर के अंदर जाने के लिए कहा और हमने उसे साफ साफ हिदायत दी कि जाओ अंदर और जितने भी लोग हो उन्हें मार दो, और जो हम पे गोली चला रहा है उसे बाहर लेकर के आओ, और अगर वो आनाकानी करे तब उसे भी मार दो। इसलिए डीकन घर के अंदर चला गया और उसने एक ग्रेनाइड निकाला और एक कमरे के अंदर फेंक दिया जिसके अंदर से आवाजें आ रही थी, और उसके बाद उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने गोली चलाना बंद किया उसे पता लगा कि उसने 2 औरत और 6 मासूम बच्चों को मार दिया है। और इस हादसे के बाद से डीकन पूरी तरीके से टूट गया और उसकी खुद की आत्मा उसकी दुश्मन बन गई। फिर हम लोगों ने उसे हॉस्पिटल में भिजवाया, लेकिन इससे पहले कि उसका उपचार होता हम जर्मन के हाथों पकड़े गए और आज हम यहाँ पे हैं। और इस बात को सुनने के बाद स्टीवन कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि डीकन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तब गॉर्डन कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तब स्टीवन कहता है कि हमें कम से कम उसके हाथ से बंदूक को दूर रखना पड़ेगा, वरना वो कुछ भी कर सकता है। तभी ये लोग विंकी के नोट्स को देखते हैं जिसमें सारी जर्मन की जानकारियां हैं, और उन्हें पता लगता है कि ये सब कुछ कोडवर्ड में लिखा गया है और इन कोड्स को विंकी के अलावा दूसरा कोई भी नहीं तोड़ सकता। इसीलिए इन्हें पता लगता है कि विंकी बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान है और उसकी ये जानकारी बहुत ही कीमती है और ये जानकारी उसके बिना कुछ भी नहीं है। और अब फिर से ये लोग यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बातें करने लगते हैं और अपने इनिशियल डेज के बारे में बातें करते हैं। जब इन्होंने नए नए आर्मी को ज्वाइन किया था तब इनके लिए युद्ध बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती और ये लोग हमेशा अपने साथियों को मरते हुए देखते थे और कुछ लोग इनकी बाहों में दम तोड़ते थे, जिससे ये लोग हर रोज टूटने लगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इन लोगों ने अपने आप को इन सारी चीजों के लिए आदी बना दिया। लेकिन अब इन सारी बातों को सुनने के बाद डीकन कहता है कि मुझे नाजीज से कोई नफरत नहीं है और जर्मन सेना ने जो भी हमारे साथ किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं किया, क्योंकि अगर हम उनकी जगह होते तो हम भी यही करते। इसीलिए मुझे उन पर कोई भी गुस्सा नहीं, क्योंकि हम सब एक जैसे हैं, हम सबके सब कातिल हैं। तब इस बात को सुनने के बाद स्टीवन उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम दिन प्रतिदिन पागल होते जा रहे हो और तुम्हारी बातों का ना कोई सर है और ना ही कोई पैर है। और एक बार ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक जगह पे केंड्रिक का पैर फंसता है और केंड्रिक्स नीचे गिर जाता है और इन्हें पता लगता है कि यहाँ पर भी एक तहखाना है, लेकिन अब केंड्रिक्स घायल हो चुका है। और जैसे ये लोग तहखाने से आगे निकल करके बाहर जाते हैं इन्हें एक घर मिलता है। तभी इनके पास इस घर की मालकिन आती है जिसका नाम है कैथरीन, और कैथरीन एक बहुत ही अच्छी महिला है। उसे पता है कि इन सबको ठंड लगी हुई है, इसीलिए वो उन्हें गर्म कपड़े देने लगती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैथरीन की एक बेटी भी है, लेकिन अब बर्फ का तूफान ऐसे ही बढ़ने लगता है और यहाँ पे बर्फ की बारिश हो रही होती है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद विंकी परेशान हो रहा होता है, इसीलिए वो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरा जल्दी ही कमांड सेंटर पे पहुंचना बहुत ही जरूरी है। और इतना कहने के बाद वो निकल जाता है। तभी कैथरीन इन सब के लिए खाना लेकर के आती है, लेकिन वो जैसे ही इन्हें खाना देती है 2 जर्मन सिपाही यहाँ पे आ जाते हैं और कैथरीन जैसे ही बाहर निकलती है दोनों सिपाही इसका बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। और डीकन इस चीज को देख करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वहीं पे एक जर्मन सिपाही को मार देता है और दूसरा जर्मन सिपाही यहाँ से भाग जाता है। तब विंकी उसे भी पकड़ लेता है और उसे पकड़ करके वापस लाता है। तब इस आदमी को देखते ही डीकन कहता है कि मैंने इसे बर्लिन में भी देखा था, लेकिन मैंने तुम्हें वहाँ पे जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे बताओ कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। तब वो इन्हें पूरा का पूरा नक्शा बताने लगता है और इन्हें पता लग जाता है कि यहाँ से आसानी से कैसे निकलना है। इसीलिए सब लोग एक साथ जाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ये लोग इस आदमी को छोड़ देते हैं। लेकिन ये लोग जैसे ही बीच रास्ते में जाते हैं एक नाजी हमला कर देता है गॉर्डन पे और वो उसे घायल कर देता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे विंकी के पैर में भी गोली लग जाती है। तब स्टीवन इन सब का उपचार करने लगता है, लेकिन वो जर्मन सिपाही यहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। तब केंड्रिक विल्ली को अपने कंधे पे उठा लेता है और उसे लेकर के यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि विल्ली की जान कितनी कीमती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। लेकिन वो जैसे जैसे आगे जाता है जर्मन सिपाही केंड्रिक को गोली मार देते हैं और वो गोली उसके पेट में लग जाती है और केंड्रिक मरने लगता है। तब विल्ली को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो बार बार केंड्रिक का मजाक बनाता था और केंड्रिक उसे बार बार कहता था कि मेरे साथ एक सिगरेट पियो, लेकिन विल्ली ने कभी उसके साथ सिगरेट नहीं पी। इसीलिए आज विल्ली रो रहा है और वो सिगरेट भी जलाता है और वो केंड्रिक को कहता है कि आज हम दोनों एक साथ सिगरेट पिएंगे। लेकिन अब देखते ही देखते यहाँ पे केंड्रिक की मृत्यु हो जाती है और इस चीज को देखने के बाद विल्ली टूट जाता है और वो ठीक से चल भी नहीं पाता है। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसका पैर फिसलता है और वो एक नदी में गिर जाता है और पानी उसे बहा करके लेकर के जाने लगती है। तभी दूसरी तरफ नाजी सिपाही उस आदमी को मार देते हैं जिसने इन्हें खबर दी थी। तभी हम डीकन और स्टीवन को देखते हैं और इन दोनों ने नाजीज के कपड़े पहन लिए हैं, लेकिन अब गॉर्डन मर चुका है। लेकिन ये दोनों अब जर्मन सिपाही का जीप लेते हैं और इन लोगों ने जर्मन सिपाहियों वाले कपड़े भी पहन रखे हैं, इसीलिए जीप लेकर के आगे बढ़ने लगते हैं और इन्हें कोई भी रास्ते में नहीं रोकता और ये लोग ऐसे ही भागते जाते हैं और रास्ते में इन्हें विल्ली भी मिल जाता है और अब विल्ली भी इनके साथ होता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद डीकन को एहसास होता है कि नाजी सेना एक बार फिर से उन्हें घेर रही है, इसीलिए डीकन गाड़ी से उतर जाता है और वो स्टीवन को कहता है कि तुम विल्ली को लेकर के यहाँ से जाओ, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। और इतना कहने के बाद वो नाजीज पे गोली चलाने लगता है। तब तक नाजीज उसे भून करके रख देते हैं और डीकन की मौत हो जाती है। लेकिन अब स्टीवन और विल्ली यहाँ से निकल
जाते हैं। फिर ये लोग कमांड सेंटर पे पहुंच जाते हैं और ये एक अलाइट सेंटर है, इसीलिए स्टीवन को यहाँ पे लाश मिलती है डीकन की। फिर वो उसका बाइबल निकालता है और उसकी पत्नी की तस्वीर उसके बॉडी पे रख देता है और उसका बाइबल अपने पास रख लेता है। तब तक विनली यहाँ से जा चुका होता है और अब स्टीवन को इस बात का एहसास होता है कि डीकन सच बोलता था कि हम सब लोग एक जैसे हैं और हम सभी कातिल हैं। इसीलिए अब स्टीवन यहाँ पे जर्मन सेना के भी घाव पे मरहम लगाने लगता है और उनका उपचार करने लगता है। और यहाँ पे सारे सेना के लोग एक साथ होते हैं क्योंकि ये एक अलाइड टेरिटरी है और यहाँ पे कोई किसी का भी दुश्मन नहीं है, सारे यहाँ पे एक बराबर है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।